सर्वेभ्यो नमो नमः। सभी को जय जनेन्द्र। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम सभी संस्कृत भाषा का अध्ययन प्रारंभ करेंगे। जी हाँ, संस्कृत भाषा को वो भी स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। जी हाँ, स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्टार्ट से हम पढ़ना प्रारंभ करेंगे। तो मेरा आपसे निवेदन है कि यदि आप संस्कृत भाषा या हिंदी भाषा को आप जानना चाहते हैं, उसके बारे में अध्ययन करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि यह वीडियो और यह चैनल आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है। और मेरा निवेदन है कि वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपको बहुत सारी जानकारी आज मिलने वाली है। तो दोस्तों, जैसा कि हम किसी चीज़ के बारे में जब हम जानना प्रारंभ करते हैं, किसी चीज़ को पढ़ना चालू करते हैं, तो कई प्रश्न हमारे दिमाग में आते हैं कि जैसे वह चीज़ कब से है, कहाँ से है, कब उसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये सारे प्रश्न जब हम किसी वस्तु के बारे में जानते हैं तब हमारी जिज्ञासाएं समाप्त होती हैं। तो आज जब हम संस्कृत भाषा को पढ़ने जा रहे हैं तो संस्कृत भाषा के बारे में भी हमारे अंदर कुछ ऐसे ही प्रश्न होते हैं। तो आइए जानते हैं आज के इस क्लास के माध्यम से कि वो कौन से प्रश्न हैं जो हमें संस्कृत भाषा के बारे में जानना चाहिए, उनके उत्तर जानना चाहिए। और यदि आपके अंदर वो प्रश्न नहीं आए हैं तो वो प्रश्न भी आपके अंदर आना चाहिए। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन से सवाल हैं भाई जिनका जवाब हम जानना चाहते हैं। तो सबसे पहला तो सवाल यही होता है कि संस्कृत भाषा क्या है। तो संस्कृत शब्द की जब हम व्युत्पत्ति देखते हैं तो सम उपसर्ग पूर्वक प्री धातु से क्ता प्रत्यय लग करके संस्कृत शब्द की उत्पत्ति होती है। संस्कृत शब्द अपने आप में ही कहता है कि जिसका संस्कार हो चुका है वह संस्कृत है। या दूसरी तरीके से हम देखें कि सम्यक रीत्या परिष्कृता भाषा संस्कृता। क्या कि सम्यक रीति से, भली भांति प्रकार से जिसका परिष्कार किया जा चुका है उस भाषा को हम संस्कृत कहेंगे। संस्कृत भाषा आर्यों की भाषा मानी जाती है, इसीलिए इसको आर्य समूह की भाषा कहा जाता है। और यह भाषा कई भाषाओं की जड़ मूल मानी जाती है, अर्थात कई भाषाओं की उत्पत्ति संस्कृत से ही मानी गई है और भाषा वैज्ञानिक इसको सिद्ध भी कर चुके हैं। संस्कृत भाषा का साहित्य बहुत प्राचीन, विशाल और कई भेदों वाला माना जाता है। यह दर्शन, ज्ञान, विज्ञान का खजाना माना जाता है। संस्कृत आज भी भारत की राजभाषा कही जाती है। ये बात अलग है कि वह सिर्फ कागजों में सिमटी हुई है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में संस्कृत को राज्य भाषा का दर्जा भी प्राप्त है। अब हम अगले प्रश्न की ओर जाते हैं। अगला प्रश्न हमारे मन में ये आता है कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कब हुई। तो आइए अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कब हुई। तो अनेक विद्वानों के अनुसार संस्कृत की उत्पत्ति ऋग्वेद के समय से मानी जाती है और ऋग्वेद का समय 3500 वर्ष ईसा पूर्व संभवतः माना जाता है। अर्थात ईसा के जन्म से 3500 वर्ष पहले, 3500 वर्ष पहले ऋग्वेद की रचना हुई और उसी समय से संस्कृत की भी उत्पत्ति मानी जाती है। ऐसा अनेक विद्वानों का मत है, ये कहा जाता है। तो इस प्रकार से इसकी उत्पत्ति भी हम समझ लेते हैं। अब दूसरा प्रश्न आता है कि अब जब हम उत्पत्ति मान लिए तो उसके पहले कौन सी भाषा थी, उसके पहले क्या बोली जाती थी। तो या फिर संस्कृत से पुरानी कौन सी भाषा है, ये भी एक प्रश्न होता है। तो अनेक विद्वानों के माध्यम से तमिल भाषा को संस्कृत से भी प्राचीन भाषा माना गया है, क्योंकि तमिल भाषा के लिखित प्रमाण संस्कृत से भी पहले के प्राप्त होते हैं। तो यदि प्राचीनता की दृष्टि से देखा जाए तो तमिल को संस्कृत से भी प्राचीन माना गया है। अब यदि संस्कृत के भेदों के बारे में चर्चा करें तो संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है, एक वैदिक संस्कृत, दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत वह है जिसमें वेदों, उनकी संहिताओं, आरण्यक, उपनिषद आदि का लेखन कार्य हुआ, अर्थात उनकी रचना हुई।
तो जिस भाषा में, जिस संस्कृत में वेदों की रचना हुई उसको वैदिक संस्कृत कहते हैं। इसके अलावा लौकिक संस्कृत को वाल्मीकि रामायण से माना गया है। वाल्मीकि रामायण की रचना लौकिक संस्कृत में मानी जाती है और वाल्मीकि रामायण से आज तक जो भी संस्कृत है उसको लौकिक संस्कृत कहा जाता है। तो इस प्रकार से दो प्रकार से संस्कृत मानी जाती है, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। तो यदि हम लिपि के बारे में बात करें तो संस्कृत भाषा को जिस लिपि में आज हम लिखते हैं वह लिपि है देवनागरी लिपि। हिंदी को भी हम उसी लिपि से लिखते हैं और देवनागरी लिपि ही है वह। लेकिन यदि हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में संस्कृत को ब्राह्मी लिपि में लिखा जाता था। तो अब प्रश्न ये आता है कि क्या संस्कृत भाषा ही सबसे प्राचीन भाषा है? यदि थोड़ी देर के लिए तमिल भाषा को एक तरफ कर दिया जाए, क्योंकि उसमें वो प्राचीन साहित्य उतना ज़्यादा प्राप्त नहीं होता है, उसको किसी साक्ष्य के माध्यम से प्राचीन माना गया है। तो यदि हम बात करें कि संस्कृत भाषा ही सबसे प्राचीन है तो इसमें भी दो मान्यताएं हैं, दो प्रकार की विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा है संस्कृत मानने वालों की, जो संस्कृत के विद्वान हैं वो संस्कृत भाषा को ही सबसे प्राचीन भाषा मानते हैं, और दूसरा है प्राकृत भाषा। प्राकृत भाषा के विद्वान प्राकृत भाषा को अपने तर्कों के माध्यम से सबसे प्राचीन सिद्ध करने का प्रयास करते हैं। तो आज हम इन दोनों विचारधाराओं के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले यदि संस्कृत भाषा को प्राचीन भाषा कहा जाता है, इसके बारे में जो विचारधारा वो यह है कि सबसे पहला साहित्य संस्कृत भाषा में ही प्राप्त हुआ ऋग्वेद के माध्यम से, इसलिए उस तरीके से संस्कृत भाषा सबसे प्राचीन सिद्ध होती है। अब प्रश्न ये होता है कि जिस प्रकार से संस्कृत भाषा की परिभाषा बनाई गई, उसकी व्युत्पत्ति करी गई कि परिष्कृत भाषा जो है वह संस्कृत भाषा है जिसको संस्कारित किया गया, तो फिर प्रश्न यही होता है कि जिस भाषा का परिष्कार किया गया वो भाषा कौन सी थी? मतलब संस्कृत तो परिष्कृत होकर के बनी ना, तो उसके पहले कौन सी भाषा थी? तो शायद वो भाषा प्राकृत भाषा रही हो। तो इस प्रकार से भी ये विचारधारा प्राकृत भाषा वाले उसको प्राकृत भाषा को प्राचीन मानने के लिए अपना तर्क देते हैं। दूसरा ये तर्क होता है कि जितने भी प्राचीन नाटक हैं, चाहे कालिदास, भास इत्यादि बड़े बड़े जो नाटककार हुए, बड़े बड़े संस्कृतज्ञ हुए, उनके नाटकों में ये देखा जाता है कि जो कुलीन वर्ग होते हैं, अभिजात्य वर्ग होते हैं, वो संस्कृत माध्यम से बात करते हैं, या जो शिक्षित वर्ग है वो संस्कृत माध्यम में बात करता है, और वहीं पर जो नौकर चाकर दासी दास इत्यादि होते हैं वो प्राकृत में बात करते हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जो कुलीन वर्ग होते थे या जो शिक्षित वर्ग होते थे वो संस्कृत भाषा का उपयोग करते थे, और जो निम्न वर्ग के थे या फिर जो अशिक्षित लोग थे वो प्राकृत भाषा का उपयोग करते थे। और विद्वानों ने इस माध्यम से संस्कृत भाषा को शिक्षित जनों की भाषा और प्राकृत भाषा को अशिक्षित लोगों की भाषा भी कई विद्वानों ने बताया है कि इस प्रकार से हो सकता है, उस समय संभावना बन सकती है। और इसको यदि हम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यदि प्रैक्टिकली रूप में यदि देखना चाहें तो वैसे भी सिद्ध हो जाता है। जैसे कि आज हम यदि देखें कि जो जिस भाषा में हम अभी बात कर रहे हैं, या फिर जो हिंदी भाषा को लेकर के उदाहरण के रूप में हम बता रहे हैं कि जैसे हिंदी भाषा है आज स्टैंडर्ड लैंग्वेज मानी जाती है, मानक भाषा मानी जाती है, और इसी मानक भाषा का, हिंदी मानक भाषा का टीवी में है ना, फिल्मों में, न्यूज़पेपर में और पुस्तकों में भी इसका इसी भाषा का प्रयोग होता है। लेकिन जन सामान्य की भाषा में जो जिस प्रदेश में जो भाषा बोली जाती है वही भाषा का प्रयोग होता है। और यदि शिक्षित वर्ग भी होता है तो वह भी कदाचित जब अपने लोगों के बीच में यदि बात कर रहा होता है तो वह अपनी देशी भाषा का प्रयोग करता है। तो इस तरह के माध्यम से भी प्राकृत भाषा प्राचीन भाषा सिद्ध हो सकती है, होने की संभावना रहती है कि शायद उस समय जब साहित्य लेखन प्रारंभ नहीं हुआ था उस समय जन सामान्य की भाषा, बोलचाल की जो भाषा है वह प्राकृत रही हो, लेकिन जब साहित्य लिखने की बात आती है तो फिर उसी भाषा को
संस्कृत करके, क्या करके, संस्कृत करके, अर्थात परिष्कृत करके उसको संस्कृत रूप दिया गया। अब आप यहां पर देखें कि जो संस्कृत शब्द है वो अपने आप में यही कहता है, संस्कृत भाषा का कोई नाम समझ में नहीं आता, उसको संस्कृत नाम ही इसीलिए दे दिया गया है शायद क्योंकि उसको संस्कारित करके बनाई गई है, इसलिए उसका नाम ही संस्कृत पड़ गया। तो इस अपेक्षा से यदि देखते हैं तो उस समय भी ये समय समझ आता है हमें कि जन सामान्य की भाषा और पहले से प्राकृत रही हो, लेकिन जब साहित्य लिखने की बात आई तो फिर भाषा को परिष्कृत करके थोड़ा अच्छा बना करके एक नया रूप दे दिया गया जिसे हम आज संस्कृत कहते हैं। तो इस प्रकार से हम समझ सकते हैं अलग अलग प्रकार से। आज की यह कक्षा यहीं पर समाप्त करते हैं। आगे हम संस्कृत के वर्णों के बारे में समझना प्रारंभ करेंगे और धीरे धीरे भाषा की गहराई में जाएंगे और व्याकरण की ओर कदम बढ़ाएंगे। तो आज के लिए इतना ही।